गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम आपदा प्रबंधन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीईटी मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं 2015, 2014, 2011, 2016। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2016। 2016 में गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई थी। जब हम आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आपदा होती क्या है, हम आपदा किसे कहते हैं। तो आपदा वही होती है जिसमें कि जान और माल की हानि बड़े पैमाने पर होती है, उसे हम कहते हैं आपदा। और आपदा दो प्रकार से होती है, एक तो होती है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव जनित। जिसका जिम्मेदार कौन होता है? जिसका जिम्मेदार होता है मानव। तो आपदा प्रबंधन योजना क्या है? जैसे कि कोई आपदा आई तो उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या उपाय करने हैं, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों को कम करने के लिए। तो ये योजना थी जो सबसे पहले, ये कब आई थी? ये 2016 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समन्वय के लिए केंद्र में निम्नलिखित मंत्रालय में से कौन सा नोडल मंत्रालय है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। कि सूखे जैसी आपदा को छोड़कर बाकी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, तो इन सब का जो जिम्मेदारी होती है इन सबको कम करने की, स्टेप लेने की, इनके प्रबंधन की, तो वो कौन से मंत्रालय की होती है? वो होती है गृह मंत्रालय की। और सूखे की किसकी जिम्मेदारी होती है? तो सूखा जब पड़ता है, अकाल जब पड़ता है तो वो जिम्मेदारी होती है कृषि मंत्रालय की। सूखा की जो आपदा होती है इसकी कृषि मंत्रालय की नोडल एजेंसी है उसकी, और बाकी आपदाओं की कौन है? बाकी की है गृह मंत्रालय। अभी हमारे जो भारत के गृह मंत्री हैं, आप सबको पता होगा वो कौन है? वो है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपदा घटित होती है तो निम्नलिखित में से सबसे पहले राहत के लिए कदम उठाने वाला कौन होता है? तो कौन है? जैसे कि मान लो कोई आपदा आई, बाढ़ आ गई, तो सबसे पहले उस पर स्टेप कौन लेगा? तो सबसे पहले जो स्टेप लेगा वो कौन होगा? एनजीओ होगा, स्थानीय प्रशासन, प्रभावित समुदाय के सदस्य, स्थानीय समुदाय के सदस्य। तो जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके, तो वो होती है स्थानीय प्रशासन की। कि जैसे किसी गांव में बाढ़ आ गई तो सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी बनती है कि राहत दिलाए उनको? किसकी जिम्मेदारी होती है? वो होती है जैसे वहाँ के सरपंच की, मेंबर की। जब उनकी स्थिति उनसे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब वे आगे की जो सरकार होती है वो स्टेप लेने के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है? वो स्थानीय प्रशासन की होती है। सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को क्या लेने चाहिए? कदम उठाने चाहिए कोई भी आपदा घटित होते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? बैंक श्रमिक, व्यापारी, श्रमिक या फिर डॉक्टर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी श्रमिक। जब अकाल पड़ता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं वो होते हैं किसान, मजदूर लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब अकाल पड़ गया तो अकाल में बारिश नहीं हुई, सूखा हो गई, सूखा नहीं तो फसल नहीं हुई। जब फसल नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा किसान पर या उन खेतों में काम करने वाले लोगों पर। हालांकि बैंक श्रमिक है, व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, इन पर भी प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन इनडायरेक्टली रूप से पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। देखो कैसे पड़ेगा। मान लो व्यापारी है तो किसी ने फसल बोई अनाज की, अब ये अनाज खरीदते हैं, जब फसल नहीं होगी तो ये अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा कैसे खरीदेंगे? तो इनका भी जो बिजनेस है उस पर भी इफेक्ट आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना एक किसान के ऊपर, एक मजदूर के ऊपर आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं जब अकाल होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं मजदूर या फिर किसान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है? भूकंप, सुनामी, भूस्खलन या फिर आग। तो आग एक ऐसी आपदा है जिसे मानव निर्मित आपदा कहा जाता है, क्योंकि जब आग लगती है तो उसमें कहीं ना कहीं मानव ही जिम्मेदार होता है। उसकी लापरवाही की वजह से ही क्या लगती है? आग लगती है। तो इसीलिए मानव निर्मित जो आपदा है वो क्या है? आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा कितने प्रकार की होती है? ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 2 प्रकार की होती है। एक होती है मानव जनित और दूसरी होती है प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर स्केल पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिएक्टर स्केल पे। भूकंप की जो तीव्रता है उसे मापने का जो पैमाना है वो है रिएक्टर स्केल। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक भूकंप होता है वो कितना होता है? वो 7 पॉइंट से ऊपर का होता है। 7 पॉइंट ऊपर से, 0 से ऊपर का जितना भी होता है वो बहुत ही क्या है? विनाशकारी उसमें आता है भूकंप की श्रेणी में। 7 पॉइंट क्या, हम 6.9 को भी लगाएं तो ये भी क्या है? एक विनाशकारी ही है। जो सबसे कम जिससे नुकसान होता है वो होता है 2.0 के। 2.0 की स्पीड से कहीं पे भूकंप आया है तो उसमें इतनी हानि नहीं होती, वो ना के बराबर होता है। जैसे कि हम बात करें तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया था भूकंप, और जब उसकी तीव्रता को मापा गया था तो उसकी तीव्रता थी 6.9 की, और ये सबसे ही विनाशकारी भूकंप था। वहाँ बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि हुई थी। तो इसलिए जो भूकंप तरंगें होती हैं वो 6 से लेकर आगे तक विनाशकारी होती हैं। 2 पॉइंट है, 3 है, 4 है, यहाँ तक वो इतनी विनाशकारी नहीं होती। और इसके जितना भी आगे बढ़ता है, भूकंप की तीव्रता जितनी आगे बढ़ती है वो उतनी ही विनाशकारी सिद्ध होता है। उसमें इतनी ही ज़्यादा हमें हानि होती है, नुकसान होता है। तो इसे मापते हम कैसे हैं? रिएक्टर स्केल के माध्यम से हम इसे मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आपदा गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती? तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो सूखा है, सूखा है, ये किसके अधीन नहीं आती? ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आती, ये आती है आपकी कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। बाकी नाभिकीय दुर्घटना है, रासायनिक है, जैविक आपदा है, या फिर कोई सुनामी है, भूकंप है, तो ये किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे आपके गृह मंत्रालय के अंदर। लेकिन जो सूखा है, सूखा किस में आएगी? ये गृह मंत्रालय में नहीं आएगी, ये आएगी आपकी कृषि मंत्रालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? जिला मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, सभी। तो इनमें सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4। भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जोन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जब भूकंप की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, वो कौन सा है? 5 जोन है। कौन सा है? 5 जोन। अब ये मत कहना कि भूकंपीय क्षेत्रों में तो 4 में बांटा गया है, फिर 5 कैसे है? देखो ऐसे शुरू करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 क्षेत्रों में पूरे भारत को डिवाइड कर दिया गया। 1 में उन क्षेत्रों को रखा गया है जहां पर बिल्कुल ही भूकंप क्या आता है? 0 आता है। तो 1 में कौन से क्षेत्र आएंगे? वो आएंगे कि जहां पर क्या है? भूकंप आता ही नहीं है। फिर स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 क्या हो गया? कि जहां पर भूकंप आते हैं लेकिन इतनी तीव्रता से नहीं आते। फिर 3 में थोड़ी सी और ज़्यादा तीव्रता से आते हैं। 4 में और ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा तीव्रता से जो भूकंप आते हैं वो किस में आते हैं? 5 जोन में। तो इसलिए इस वाले क्षेत्र में तो भूकंप आ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए 2, 3, 4, 5। तो ऐसे ही कितने क्षेत्रों में है भूकंप के क्षेत्र? कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा तीव्रता पे आता है वो कहाँ आता है? वो आता है 5 जोन के अंदर। जो 5 जोन में है वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, सबसे ज़्यादा तीव्रता के साथ। तो 5 जोन के अंदर अगर हम भारत में बात करें तो कौन कौन से आएंगे? मोस्टली ये आते हैं आपके, एक तो हो गया आपका ईस्ट इंडिया, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत, इसमें 7 सिस्टर आते हैं। मणिपुर हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये जितने भी आते हैं उत्तरी पूर्वी
तो ये किस में आते हैं, आपके 5 जोन के अंदर। इधर से देखो उत्तराखंड देखोगे आप, और जम्मू कश्मीर है, इसमें हिमाचल प्रदेश है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये आएंगे जोन 5 में। जैसे कि उत्तराखंड में है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, और वो भूकंप 5 के अंदर आता है, 5 जोन में आता है टिहरी बांध, क्योंकि जब भी वहाँ पर भूकंप आता है तो वो सबसे ज़्यादा तीव्रता के साथ आता है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध होता है। तो कौन कौन से जोन हो गए, एक तो आपका उत्तरी पूर्वी भारत हो गया, जिसमें से असम है, मेघालय है, मणिपुर है, ये हो गए, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये आएंगे आपके 5 जोन के अंदर। 4th जोन में जो आते हैं, तो 4th जोन में आते हैं आपके मध्य भारत। मध्य भारत को हम किस में रखते हैं, वो रखते हैं 4th जोन में। उसके बाद हम जब देखते हैं तो 2nd जोन में हम रखते हैं आपके दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत है जो किसके अंदर आता है, वो आता है उसमें 2nd जोन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे भूकंप आते भी हैं तो इतने तीव्रता के साथ नहीं आते हैं। तो याद रखना कि जो भूकंपीय क्षेत्रों को बांटा गया है वो किस में बांटा गया है, 4 में बांटा गया है। लेकिन पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी होते हैं, जो क्रिटिकल जोन है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा है, वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है, स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं। जो सुनामी है वो कहाँ आता है, वो आता है समुद्र के अंदर। जब समुद्र के अंदर कंपन होती है, भूकंप आता है, तो पानी में हलचल होती है और वहाँ सुनामी आती है। तो उससे जब उसमें पानी क्या है अपने तट से बाहर आ जाता है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। समुद्र के अंदर ये आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में क्या आया था, सुनामी आई थी, जो कि सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी साबित हुई थी। जो हमारे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, वो सारा की सारा क्या हो गया था, डूब गया था। तो आपको पता होगा कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी जो हम बोलते हैं वो है इंदिरा कॉल। तो इसमें जो हमारा इंदिरा पॉइंट था वो पूरा की पूरा क्या हो गया था, डूब चुका था। जो इस सुनामी आई थी इससे भी बहुत ही ज़्यादा जान और माल की हानि हुई थी, इसकी तीव्रता भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो आपसे पूछा 26 दिसंबर 2004 को कहाँ पर सुनामी आई थी, बंगाल की खाड़ी में। अगर ऑप्शंस में बंगाल की खाड़ी नहीं देता है, स्टेट या यूटी देता है, तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है सुनामी। कि जब महासागर के अंदर तल पे कोई कंपन होता है तो उससे पानी में क्या है, लहरें उठती हैं, पानी में कंपन होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक तरंग कौन सी होती है, एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग या सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी, एल तरंग। ये सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। ये सबसे बाद में धरातल पर पहुंचती हैं और सबसे ही ज़्यादा क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। और ये सबसे धीमी गति से जाती हैं इन तीनों में। सबसे तीव्र गति से और जो सबसे पहले पहुंचती हैं धरातल पर वो होती हैं पी तरंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंगे। ये पी तरंगे जो होती हैं, इनकी अगर मैं गति की बात करें तो हम 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और ये तीनों माध्यम में क्या हो सकती हैं, गुजर सकती हैं, जैसे कि आपका ठोस हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। जो एल तरंगे हैं ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती हैं। जो धरातल पर पहुंचती हैं ये सबसे बाद में पहुंचती हैं। पहले पहुंचती हैं पी तरंगे, फिर पहुंचती हैं एस तरंगे जिन्हें सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है, लास्ट में पहुंचती हैं एल तरंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं एल तरंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग को क्या कहते हैं, पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग। इन्हें कहते हैं पी तरंग, यानी कि प्राइमरी वेव या फिर प्राथमिक तरंग, जो सबसे पहले क्या है, धरातल पर पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका अधिकेंद्र।
जहाँ से ये तरंगें निकलती हैं, जहाँ से हलचल होती है नीचे, भूकंप का जन्म होता है, उस स्थान को हम बोलते हैं अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, टेलीस्कोप, हेलीकॉप्टर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। कि मान लो कहीं पर भूसंकलन हो गया, लोग मलबे के नीचे दब गए, सुनामी आई, बहुत सारे घर ढह गए, तो लोग दब गए उनके नीचे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने सारे लोग अंदर दबे हुए हैं? तो वो हम पता लगाते हैं इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? मान लो कहीं पर आग लग गई है तो सबसे पहले हमें क्या उपाय करना चाहिए? दरवाजे खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए, अग्निशामक को बुलाना चाहिए, आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, या इनमें से कुछ नहीं करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले क्या है, हमारी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है, हमारे फर्स्ट जो कार्य है वो यही है, सबसे पहले हम अग्निशामक को बुलाएं, वहाँ कॉल करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि यहाँ आग लग चुकी है, और सबसे पहला हमारा यही कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर, ऊंचाई वाले स्थान पर, जहां है उसी स्थान पर, या खेत में? जब कहीं बाढ़ होती है तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए? जो स्थान ऊंचाई वाला है, जहां पानी चढ़ नहीं सकता, हमें वहां जाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होते हैं? बाढ़, सूखा, चक्रवात, या फिर सुनामी? जो रिंग बांध होते हैं ये किसके लिए होते हैं? ये होते हैं बाढ़ के लिए। बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ में के लिए तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? डैम बना देते हैं नदियों के ऊपर, ताकि क्या है, हम डैम के माध्यम से पानी को क्या है, सिंचाई के लिए यूज कर सकें, वहाँ से नहरें निकाल सकें, झीलें बना सकें। इससे क्या होता है, रिंग बांध बनाने से जब हम डैम बना देते हैं तो वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, राहत मिलती है लोगों को। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। थैंक यू।